Good morning, everyone. So, ninth class, we were on our chapter Poverty as a Challenge of Economics, and we have done a major portion of the chapter. And in this chapter, actually, we learned about what actually is poverty and what are the various measures, or you can say the techniques or the criteria through which we measure who should be considered a poor and who should be considered as somebody who is above poverty line. मतलब what is poverty line, what is being below poverty line और above poverty line. ये जो है ये basic concepts अपने लोगों ने clear कर लिए थे. What is vulnerability, what is social exclusion, कैसे अलग अलग स्टेट्स में विद इन इंडिया कहीं पे पॉवर्टी की रेट ज्यादा है, कहीं पे पॉवर्टी की रेट कम है, और ग्लोबल एक सिनारियो भी हमने इस चैप्टर के थ्रू देख लिया था. सो नाउ वी जस्ट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच वाज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, और हमने इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया ले लिया था. सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, दिस टॉपिक. नाउ we already have brief idea कि causes of poverty क्या है, जिसमें हमने सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी थी वो था कि आफ्टर कमिंग ऑफ दी ब्रिटिशर्स, और जब ये इन्होंने हमें कॉलोनाइज कर लिया था, उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो हो गई थी, बहुत लो लेवल पे हो गई थी. तो बेसिकली इसलिए हुआ था कि जो भी हमारी कॉलोनियल पॉलिसीज है, मतलब ब्रिटिशर्स की जो भी कॉलोनियल पॉलिसी थी वो बेसिकली इसीलिए थी ताकि उनकी खुद इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और उनको दे वर एक्चुअली लीस्ट कंसर्न कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही. दे जस्ट वांटेड कि वी शुड एक्चुअली समवे हेल्प देयर इन बिकमिंग मोर डेवलप. कैसे जनरली वो हमसे क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करते थे, फिर उसको फाइनल गुड्स बना के ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसको सेल करते थे, ऑल्सो विद इन इंडिया ऑल्सो. जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया का जो खुद ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था और जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, वो स्लो डाउन होने लग गई. और ऑब्वियसली उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई. और इसीलिए बेसिकली हम नोटिस करेंगे कि हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ था उसके बाद भी ग्रोथ रेट वो बहुत स्लो थी. ग्रोथ रेट किस चीज की, इनकम की. ग्रोथ रेट किस चीज की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. पर ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन की थी वो तो बढ़ती ही रही. तो बिकॉज वो ग्रोथ रेट बढ़ती रही तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि वी वर नॉट एबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल who were actually considered poor. तो इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि बेसिकली इंडिपेंडेंस से पहले तो बहुत सारी रीजन थी, बट इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हमने इम्प्रूवमेंट आई इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. सबसे पहली चीज है कि हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन, और ऑब्वियसली जब इरिगेशन पहुंच गया टुवर्ड्स दी, यू कैन से इवन द इंटीरियर ऑफ इंडिया, यानी कि विलेजेस, गांव, अगर यहाँ पे भी प्रॉपर इरिगेशन पहुंच गया था और साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गया था, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई. अब जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली धीरे धीरे क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी. अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या कम होगी, पॉवर्टी कम होगी. उसी तरीके से हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे डेवलप होने लग गई, नए नए जॉब्स क्रिएट होने लग गए, लोगों को नई जॉब्स मिलने लग गई, जिसके कारण क्या है, थोड़ी सी पॉवर्टी कम हो गई. बट इस टाइम एक चीज अपने को अगेन दिमाग में ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि जो जॉब्स क्रिएट हुई थी दे वर वेरी लेस एज कंपेयर टू द पीपल हु वांटेड टू डू जॉब. यानी जिनको काम की जरूरत थी वो बहुत ज्यादा थे, और जितना जॉब अब जनरेट हो रहे थे वो क्या है, वो कम थे. तो ऑब्वियसली एक तरीके का क्या हो गया था, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था. अब इससे रिलेटेड ही हम अगर इस चीज को आगे डिटेल में पढ़ना चाहे, बिकॉज जैसे सपोज जिन विलेजेस में ऐसे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आए थे, या फिर हम बोलेंगे एक मेन रीजन है कि लैंड फिक्स है जो हमने पढ़ा था, और फैमिलीज ग्रो कर रही हैं. तो जब लोगों के पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम नहीं होता है या उससे इनकम बहुत कम होती है, तो वो क्या सोचते हैं कि सिटीज में ज्यादा जॉब्स होगी, तो चलो सिटीज में चलते हैं. अब वो सिटीज में आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, और जब वो देखते हैं कि नंबर ऑफ जॉब जो है वो बहुत बहुत लेस है एज कम्पेयर टू जिनको जॉब चाहिए,
तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ही, तो वो लोग क्या करते हैं और जॉब करने लग जाते हैं। और जॉब कैसे हो जाएगा, जैसे कि रिक्शा पुलिंग वाला काम कर लिया, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर लिया, इसके अलावा भाई डोमेस्टिक सर्वेंट्स वाला काम कर लिया। ये सारी चीजें जो है ये इन लोगों ने काम करनी शुरू कर दी। और जो लोग ये काम करते हैं उनका हमें पता है, ये जो डेली वेज अर्नर्स या डोमेस्टिक सर्वेंट्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वेंडर्स, ये जो होते हैं इनकी इनकम क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। अब जब इनकी ज्यादा जो इनकम बहुत कम है तो ऑब्वियसली एक तो ये लोग विलेजेस से आए तो इनके पास अपना तो प्रॉपर कोई बहुत अच्छा बड़ा सा घर तो बना हुआ है नहीं, तो इनको रहने के लिए कोई ऐसी ऑब्वियसली स्पेस चाहिए। और बिकॉज इनकम कम है तो ऐसे तो है नहीं कि बहुत अच्छी जगह ये लोग अफोर्ड कर सकेंगे, बहुत बड़ा घर। तो कैसे रहते हैं ये लोग, स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स जो कि बहुत शैबिली बने हुए होते हैं, इतनी अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टेड नहीं होते हैं, क्राउडेड होते हैं, बहुत छोटे छोटे घर पास पास होते हैं। और जनरली ये होते भी कहाँ है, आउटस्कर्ट्स ऑफ दी सिटीज में। और ऑब्वियसली ये लोग जो है एक पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही है। तो अब जो पहले जो पॉवर्टी थी वो ज्यादातर कहाँ होती थी, विलेजेस में होती थी। अब ये कॉमन फीचर बन गया अर्बन सेक्टर का भी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए इन सर्च ऑफ वर्क, और जब काम नहीं मिलता इनको तो ऑब्वियसली क्या होता है, दे टेक अप और जॉब, जिसमें क्या है इनकम इनकी कम हो जाती है। ठीक है, तो नाउ वी मूव ऑन टू मोर रीजंस कि ये पॉवर्टी जो है ये क्यों ऐसी है। सो एज आई वाज सेइंग कि जो पॉवर्टी के कॉजेज हैं उनको और थोड़ा डिटेल में अपने कर लेते हैं। तो सबसे मेजर रीजन जो एक है, और स्पेसिफिकली अगर हम बोले इन द विलेजेस एरिया, तो ये क्या होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और बाकी रिसोर्सेज। तो फिर इसका सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब ये है कि बिकॉज किसी के पास तो लैंड बहुत ज्यादा है और किसी के पास जो लैंड है वो क्या है, बहुत कम है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी के पास लैंड बहुत कम है, किसी के पास बहुत ज्यादा और किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि इनकम इनइक्वालिटीज होगी, क्योंकि जिसके पास लैंड एरिया बड़ा है उसके पास क्या होगा, ऑब्वियसली उसकी इनकम ज्यादा होगी। और हम ये नोटिस करेंगे कि जिनके पास लैंड है ही नहीं तो या तो वो लैंडलेस लेबर बनेंगे या और कुछ ऐसा काम करेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी इनकम क्या होगी, बहुत कम होगी। नाउ ज्यादातर जो स्टेट्स है वो एक्चुअली में गवर्नमेंट ने तो बहुत ट्राई किया है कि हम किसी तरीके से इस चीज को इम्प्रोवाइज कर सके, मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इक्वल हो जाए, कुछ मतलब चेंजेस आ जाए इन द सोसाइटी और इन द मतलब जो डिवीजन ऑफ हम बोलेंगे इनकम है। पर ज्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है इस इनिशिएटिव में। कैसे, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस तो बहुत ज्यादा किए गए थे, जिसमें ये बात की गई थी कि हम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे से करेंगे, यानी जो एक्स्ट्रा लैंड है या किसी के पास, जैसे जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया छोड़ के गए थे और कुछ कुछ लैंड इन्होंने बहुत बड़े बड़े जमींदार को ऐसे एज बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर रीजन दे रखे थे, तो there was some kind of you can say step taken by the government कि कुछ रिफॉर्म्स करते हैं लैंड से रिलेटेड, स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। बट जो है ये चीज अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, एंड बिकॉज ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई इसीलिए ऑब्वियसली जो ये गवर्नमेंट ने जिस सोच के साथ ये पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो इक्विटेबल नहीं हो पाया। और ऑब्वियसली इक्विटेबल नहीं हो पाया तो हम इकोनॉमिक इक्वालिटी भी इसके थ्रू प्रोड्यूस नहीं कर पाए। अब आ जाते हैं कि बहुत सारे इसके अलावा और भी रीजंस है किस चीज के, भाई सोशो कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स है जिसके कारण इंडिया में क्या है, ऐसी हम बोलेंगे पॉवर्टी जो है अभी तक एग्जिस्ट करती है। और इसको अगर पूरा डिटेल में समझना चाहे कि कुछ सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक हमारे बिलीफ हैं जो एक तरीके की ऑब्लिगेशन है, मतलब हम सोचते हैं कि हमें ये करना ही पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं रिलीजियस सेरेमनीज में या फिर मैरिज में देख लेते हैं। मतलब अपने यहाँ जब शादी होती है, अभी तो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन कि भाई लोग ज्यादा पैसे जो है उसमें
वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर अदरवाइज क्या होती है, शादी इतने फॉर्म टाइम शो से होती है, इतने पैसे उसमें खर्च किए जाते हैं, लैक्स एंड लैक्स, एक तरीके का ये शो ऑफ हो गया, एक स्टेटस दिखाना है आपको। तो ये तो हो गया जो बहुत अमीर होते हैं, पर इसके कारण जो गरीब लोग हैं उनको भी एक फिक्स तो होता है कि कम से कम शादी में आपको इतने खर्च तो करने ही पड़ेंगे। तो जब ऑलरेडी उनके पास पैसे नहीं है, वो शादी के लिए, अपने बच्चों की शादी करवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लोन पे लेते हैं, तो ऑब्वियसली उसके बाद क्या हो जाता है, लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट चुकाओ, और अगर मनी लेंडर से लिया इतना ज्यादा इंटरेस्ट डिमांड करते हैं, और अगर वो पैसे चुका नहीं पाते तो फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं डेट ट्रैप, DEBT, डेट ट्रैप। यानी वो एक तरीके के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, वो कंटिन्यू उनके लिए चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी फैक्टर्स के अलावा अपनी कंट्री में बहुत सारे सोशल कल्चरल ऐसी चीजें हैं जो अपने जो पुअर लोग हैं उनको उस पॉवर्टी से निकलने में और मुश्किल होती है। तो इसके अलावा जैसे इकोनॉमिक, अब बोल रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है कि भाई स्मॉल फार्मर है, उसको पैसे चाहिए, उसको पैसे चाहिए फॉर एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने के लिए, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो ऑब्वियसली जब वो एक बार पैसे लेता है एंड इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू रीपे दैट, तो ऑब्वियसली क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और जो मेन अमाउंट चुकाना है वो तो अलग ही होता है। तो ये लोग क्या है, इन डेटनेस में फंस जाते हैं। दैट मीन्स सिंपल हिंदी में हम बोल सकते हैं जैसे कर्जदार बन जाते हैं, और इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उससे निकलना। तो ये तो हो गया कि क्यों है पॉवर्टी और मेन रीजंस, और मतलब गवर्नमेंट वाले या ये जो ब्रिटिश के अलावा हमारे जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इन सब के कारण भी अपनी कंट्री में जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस बहुत स्लो रेट पे हो रही है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली एज एक क्वेश्चन आता है इन आवर माइंड कि हम बार बार बोल रहे हैं व्हाट इज पॉवर्टी, इतना है, ये प्रॉब्लम्स है, ये वाले सेक्शन ज्यादा इससे ट्रबल्ड होते हैं, और किस तरीके से लोग जो है पॉवर्टी के कारण इनडेटनेस में फंस जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो ऑब्वियसली जब हमने प्रॉब्लम की बात की है तो हमें उससे रिलेटेड सॉल्यूशन की भी बात करनी है। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली में कैसे सोचा है, क्या स्ट्रैटेजी की है टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम। तो एंटी पॉवर्टी जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली डिवाइड की है इनटू टू प्लान, उसको टू पार्ट्स में जैसे डिवाइड कर दिया है कि हमें दो चीजों पे फोकस करना है और दो चीजों के थ्रू ही हम क्या है चेंजेस ला सकेंगे। फर्स्ट क्या है कि प्रमोशन करनी है किस चीज की, इकोनॉमिक ग्रोथ, और सेकंड है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाने हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का हम पढ़ेंगे, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जब किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हम नोटिस करेंगे डायरेक्टली उस कंट्री में क्या होता है, पॉवर्टी की रेट कम हो जाती है। ये तो एक सेक्शन है कि हमें एक टाइप पे फोकस करना है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सेकेंड चीज है जो लोग पुअर है उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करें जिससे क्या हो, ये जो पॉवर्टी है ये धीरे धीरे इस साइड से भी, मतलब इस एरिया से भी कम हो जाए। यानी टू वेज अगर अपने स्टार्ट करेंगे तो हम कंटिन्यूअस क्या कर पाएंगे, पॉवर्टी की रेट को कम कर पाएंगे। तो अब इसी से रिलेटेड अगर आपने आगे पढ़े तो हम देखेंगे ऑफिशियली हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स है कि पॉवर्टी जो है इंडिपेंडेंस के इनिशियल 30 इयर्स के तक क्या है बहुत ज्यादा कम नहीं हुई थी, क्योंकि हमारी जो इनकम ग्रोथ है वो भी ज्यादा नहीं हुई थी। हमने पहले भी पढ़ा है रीजन की भाई आफ्टर इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई थी, तो ऑब्वियसली इसलिए पॉवर्टी की जो रेट है वो भी इतनी कम नहीं हुई। ऑफिशियल जो एस्टिमेट है वो अपने को बताते हैं कि अराउंड जो पॉवर्टी के एस्टिमेट्स थे वो 45% थे इन अर्ली 1950s, जो ऑलमोस्ट 1980s तक क्या है ऑलमोस्ट सेम रहे, यानी फर्स्ट 30 इयर्स जो हमने अभी अभी चीज समझी है। बट उसके बाद से हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की वो बहुत बहुत फास्ट हो गई, बहुत अच्छी तरीके से हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की थी। और इसी के साथ साथ जैसे हम देखें कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तो बहुत अच्छी हुई थी, जंप फ्रॉम अबाउट 3.5% a year in 1970s to about 6% in 1980s and 1990s.
अब इसमें हमने देखा जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है ना, वैसे वैसे ही हमारी कंट्री की पॉवर्टी की रेट भी कम हो रही है। ठीक है, एक अपने कॉमन सी बात है कि अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, इसका मतलब ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही होगी, लोगों की अच्छी इनकम हो रही होगी, तो ऑब्वियसली उससे क्या हो जाएगा, पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे तो अपने को क्लियरली प्रूफ हो रहा है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी कम होगी। ये अपने पास डेटा भी है जो ये चीज प्रूफ करता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर एक्चुअली में होगी तो क्या होगा कि लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, लोगों के पास हम नोटिस करेंगे ज्यादा काम होगा, और लोग जो है वो कोशिश करेंगे नया काम करने की, ताकि उनकी खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। लोग क्या करेंगे, अपने बच्चों को भाई पढ़ने के लिए भेजेंगे कि भाई ये लोग भी पढ़ लिख के आगे जाके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा अर्न करें, और ऑब्वियसली इस सोच के पीछे वो क्या करेंगे, अपने बच्चों के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे। अगेन अपने सेकंड चैप्टर वाली बात आ गई कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स जैसे हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अब स्पेसिफिक है कि अब तो धीरे धीरे क्या है, लोग गर्ल चाइल्ड को भी क्या करें, स्कूल भेज रहे हैं कि ये भी इकोनॉमिकली ऑब्वियसली बड़े होके कुछ अच्छा जॉब करके या कुछ अच्छी प्रोफेशन में जाके, मे बी डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बने, उसके बाद दे कैन ऑल्सो हैव अ गुड लाइफ एंड अर्न गुड मनी। तो इकोनॉमिकली फैमिलीज के लिए भी अच्छा होगा, लोगों के लिए भी अच्छा होगा, और कंट्री के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, पर इतना बोलने के बाद भी एक चीज हमें फिर भी अभी ध्यान में रखनी है कि जो पुअर होते हैं ना, वो बहुत बार डायरेक्ट एडवांटेजेस नहीं ले पाते इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बिकॉज उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती और ना ही उनको इतना नॉलेज होता है। तो इसीलिए हम नोटिस करेंगे कि जो पॉवर्टी है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जनरली जो विलेजेस एरिया में रहते हैं या जो एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट है ना, वो लोग इस इकोनॉमिक ग्रोथ का इतना फायदा नहीं उठा पाते एज कम्पेयर टू पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज एंड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज एंड गेटिंग एजुकेटेड। तो जो जो अर्बन एरियाज में जनरली ऐसा होता है कि जो दूसरे सेक्टर्स में इन्वॉल्व है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एडवांटेज ज्यादा ले लेते हैं as compared to the poor people who are generally living in villages and are mainly dependent on agriculture for their work। ठीक है, ये तो हो गया हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, है ना। अब इसी से रिलेटेड अगर हम देखें कि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर पॉवर्टी रिडक्शन होगा तो बेसिकली एज आई सेड कि लोग जो है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी और ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और अपने बच्चों के एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और अगर ये ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगेन रिजल्ट, जिस इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों के एजुकेशन में और बाकी उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इसके कारण डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उनका तो होगा ही पर कंट्री का भी होगा। एंड एज आई सेड कि बट एक इसमें प्रॉब्लम है कि जो गरीब लोग हैं और स्पेशली जो एग्रीकल्चर पे मेनली डिपेंडेंट है, वो ऐसे लोग हैं जो इसका इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं ले पाते। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हमने क्या बोला था कि दो तरीके हैं जिससे कि हम मतलब एंटी पॉवर्टी जो स्ट्रेटजीज होती है, तो पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमने कर लिया है, द सेकेंड इज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। एंटी पॉवर्टी यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे वो कोशिश करेंगे कि कंट्री में जो है गरीब लोग, मतलब गरीबी जो है वो कम हो जाए। ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स है जिससे गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, 2005 में। तो ये बेसिकली यही फोकस है एज दी अदर प्रोग्राम कि पॉवर्टी को हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हटाना है थ्रू दी स्कीम्स, और ये स्कीम्स प्रोवाइड करके ऑब्वियसली जो पुअर सेक्शन है उनको भी हमें कोशिश करनी है कि वो भी पॉवर्टी से निकल सके एंड दे आल्सो लिव अ गुड लाइफ अबव पॉवर्टी लाइफ। तो इसमें एज आई सेड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें था क्या, इसमें गवर्नमेंट ने बोला that we will provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas। यानी गांव वाले एरियाज में ये इनिशियली 200 डिस्ट्रिक्ट के अराउंड जो है
स्टार्ट हुआ था 200 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया था इनिशियली। 100 डेज यानी आपको 100 डेज का काम मिलेगा। आप जाओ, आप एनरोल करो दैट यू वांट टू वर्क एंड विद इन फ्यू डेज दे विल गिव यू वन और दी अदर वर्क एटलीस्ट, मतलब फॉर 100 डेज। अब जब आपने 100 डेज का काम आपने बोला यू वांट टू वर्क एंड दे आर गिविंग यू वर्क, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए आपको उतने वेजेस और सैलरी देते हैं। दे आर सेइंग, अंडरस्टैंड, दे आर सेइंग कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको काम प्रोवाइड करना। तो अगर ऐसा हुआ कि वो आपको काम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको 100 डेज का वेज जो है वो देंगे विदाउट वर्किंग, because they say it is their responsibility to provide work to people, and because they are incapable of providing you or they are not able to provide you with work, it is their duty to give you the wage of those 100 days. ठीक है, तो बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी इन्होंने फोकस किया था। बेसिकली ऐसी गांव वाली एरिया जहाँ पे ड्राउट, डिफॉरेस्टेशन या सॉइल इरोजन ज्यादा है। ठीक है, इसमें 1/3 जो प्रपोज जॉब्स है वो रिजर्व की विमेन के लिए, और इस स्कीम में बहुत सारे लोगों को काम मिला, अराउंड 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 4.78 करोड़ हाउस होल्ड। और इसमें भी इन्होंने फिक्स कर रखी थी कि कुछ एससी और विमेन के लिए जो है नंबर ऑफ डेज फिक्स कर रखे थे कि इनको काम प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी है, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर द सेक्शन विच आर यू कैन से अनप्रिविलेज या जिनको बाकी के इक्वल नहीं माना जाता, इसलिए। नाउ जो एवरेज वेज है वो पहले थी 65 2006-07 में, जो कि बढ़ के 2013-14 में 132 हो गई। अब इस टॉपिक पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई जस्ट वांट टू ऐड फ्यू मोर थिंग्स। यू मस्ट हैव हर्ड कि बाहर की जो कंट्रीज है उनमें एक चीज होती है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। कुछ कंट्रीज में राइट टू वर्क को एक इम्पोर्टेंट राइट माना गया है हर इंडिविजुअल का। तो अगर वो लोग जाके भाई अपनी डिग्रीज देते हैं और बोलते हैं भाई हमें काम करना है, वी वांट टू डू जॉब, और अगर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो ऑलमोस्ट जो मैंने अभी समझाया है एमजी, ये जो नरेगा है, इसमें अगर जब वो लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते उनको जॉब, तो वो उनको जो वेजेस देते हैं उसको वी कैन इक्वेट टू द सिमिलर थिंग दैट इज गिवन इन द, यू कैन से अब्रॉड और द अदर कंट्रीज वेयर दे कंसिडर कि राइट टू वर्क इज एन इम्पोर्टेंट वर्क एंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये अपनी कंट्री में पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस किया था, फिर धीरे धीरे इसको एक्सपैंड कर रहे थे। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू the next important program। ये this is, as I said, this is one of the most important, और भी obviously बहुत सारी important हम नोटिस करेंगे कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है। So the next one, as you can see, is Swan Jayanti, this Gram Swarozgar Yojana। By this name only I think you can understand कि ये है स्वरोजगार, यानी क्या है, अपने तरीके से, मतलब बेसिकली उनको अपना काम प्रोवाइड करना। तो इट वाज एक्चुअली लॉन्च इन 1999, और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली इसीलिए हुआ है कि जो पुअर फैमिलीज है अबव द पॉवर्टी लाइन, उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करने हैं, एंड थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। यानी गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों को सब्सिडी देगी, बैंक क्रेडिट देगी, और बेसिकली ऑर्गेनाइज करेगी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिससे क्या है ये अपना ही कुछ काम शुरू कर सके एंड दे कैन ऑल्सो अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसके अलावा एक और है अब हमारा, विच इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ये लॉन्च हुआ था 2000 में, और बेसिकली ये एडिशनल असिस्टेंट है इसके लिए, ताकि जो लोग हैं बेसिकली रूरल एरियाज जो वहाँ पे ये बेसिक सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सके। कौन सी बेसिक सर्विसेज? प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, प्रॉपर शेल्टर, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अगर ये चीजें प्रोवाइड होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बहुत ज्यादा हम नोटिस करेंगे कि जो बेसिकली एरियाज है यहाँ पे लोगों की जो कंडीशन है वो बेटर होगी।
Then we have one more important scheme, अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें इन्होंने कोशिश की है कि जो पुअर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी है उनको कम रेट पे भी क्या मिले, उनको कम रेट पे फूड आइटम्स मिले, बेसिक ग्रेन और सीरियल क्रॉप्स मिले, ताकि उनकी जो बेसिक फूड नीड्स है वो एटलीस्ट फुलफिल हो जाए। ठीक है, इसके अलावा देयर आर टू मोर अदर इम्पोर्टेंट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स दैट विल गो थ्रू। द फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है, तो अगेन सी द नेम्स आर अ बिट कंफ्यूजिंग एंड यू विल फाइंड कि भाई एक तो प्रधानमंत्री योजना, एक प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, देयर आर फ्यू सिमिलैरिटीज एंड फ्यू डिफरेंसेस। तो जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है ये एक स्कीम है जो 1993 में शुरू हुई थी और इस प्रोग्राम का एम था बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। ठीक है, और किसके लिए करना है, ये बेसिकली करना है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, यानी जो एजुकेटेड है स्टिल अनएम्प्लॉयड यूथ है गांव वाले एरियाज में, रूरल और स्मॉल टाउन में। और ये इस योजना के थ्रू ये लोग हेल्प करते हैं कि ऐसे लोग जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है रूरल एरियाज में, ये अपना स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्री स्टार्ट करके अपनी इनकम को क्या कर सके, सप्लीमेंट कर सके और अच्छी इनकम क्या कर पाए ये लोग अर्न कर पाए। ठीक है, नाउ अलोंग विद दिस द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था 1995 में। इसका भी एम ऑलमोस्ट यही था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना रूरल और स्मॉल टाउन में। और बेसिकली यही एम था कि एक काफी अमाउंट ऑफ जॉब्स क्रिएट करेंगे। ये जो अपना 10th 5-year प्लान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था उसमें इन्होंने एम किया था कि हम बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करेंगे ताकि क्या हो, लोगों के पास अच्छी जॉब हो और वो एक अच्छी इनकम अर्न कर पाए। और इस अच्छी इनकम से क्या होगा, ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू अर्न गुड अमाउंट एंड दे विल बी एबल टू एक्चुअली कम आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन एंड लिव अ वेरी गुड लाइफ। तो अब आ जाते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट you can say we are facing even though we have started with these एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, यानी हमने ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो हैं ये लॉन्च कर लिए हैं, बट स्टिल व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग देम वी एक्चुअली फेस फ्यू प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको वी बेसिकली वी कैन कंसिडर इट एज द चैलेंजेस। तो सबसे पहली चीज तो है लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो हमने पहले लैंड रिफॉर्म्स वाली बात की थी, दैट ऑल्सो। इसके अलावा लैक ऑफ राइट टारगेटिंग नहीं है, यानी हम किस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ओवरलैपिंग है। यू मस्ट हैव सीन कि जब मैं अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग इट टू यू, यू मे हैव फेल्ट कि ये वाली चीज तो पिछले योजना में भी मैम ने बोली थी, मैम ने पिछले प्रोग्राम में भी ऑलमोस्ट यही बात बोली थी। तो मतलब बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहा है स्कीम्स का, और जबकि ये गुड इंटेंशन से किया हुआ था काम, पर जो स्कीम्स है वो एक्चुअली में जो डिजर्विंग पुअर है उनको तो मिली ही नहीं। बीच में ही समवेयर बिकॉज ऑफ सम करप्शन एंड द रियली जो डिजर्विंग पीपल थे उनके पास तो पहुंचा ही नहीं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो इम्प्लीमेंटेशन है इन प्रोग्राम्स का वो ठीक से नहीं हो पाया। एक तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग स्कीम थी, राइट टारगेटिंग नहीं हुई थी, तो बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो पॉवर्टी में हम नोटिस करेंगे कि क्लियरली विजिबल है कि रूरल और ये जो अर्बन एरियाज है इसमें बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे कि डिस्पैरिटीज हम क्लियरली देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में जो हमारी पॉवर्टी की रेट है वो बहुत अलग है। अर्बन एरियाज में अलग है, रूरल एरियाज में अलग है। और बहुत सारे हम ये भी नोटिस करेंगे कि सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप जो है वो वल्नरेबल है टू पॉवर्टी, जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये सारे अपने एक तरीके से चैलेंजेस है जो पॉवर्टी को रिड्यूस होने की जो स्पीड है उसको कम कर देते हैं। कि पहली चीज तो डिस्पैरिटीज है रूरल और अर्बन एरियाज में और अलग अलग स्टेट में। कुछ इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप जो है ज्यादा वल्नरेबल है पुअर होने में और रिमेन करने में। तो पॉवर्टी रिडक्शन जो है
वो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि आगे के और सालों में अच्छे रेट पे कम होगी। बट ये पॉसिबल तभी होगा जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, अपना यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने मतलब इम्प्लाई किया है उसको अच्छे से वो इम्प्लीमेंट हो। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ एज आई सेड वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो तो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रेट कम हो सकती है। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन चाहिए और हमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी जो है वो चाहिए। तो इससे अपने को क्लियरली ये चीजें स्टेटेड है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे जब हम डील करेंगे तभी क्या होगा, हमारी कंट्री में पॉवर्टी रेट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये तो हो गए चैलेंजेस एज आई सेड कि भाई प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होगी और जो पेरेंट्स है वो कम बच्चे हैं तो उन पे ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड देयर हेल्थ एक्सेट्रा। और आगे ऑब्वियसली फोकस कंट्री के ऊपर पॉपुलेशन का जो है इतना ज्यादा हम बोलेंगे कि प्रेशर नहीं होगा डिपेंडेंट पॉपुलेशन का, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली अगर हो और इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो समवॉट सॉल्व हो जाएगी। बट इसमें हम एक चीज और पढ़ते हैं कि जो हमने अभी तक पॉवर्टी से रिलेटेड पढ़ा है क्या वो अपने आप में कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि हम पॉवर्टी को सिर्फ इकोनॉमिक और कंजम्पशन लेवल पे क्यों पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि रीजनेबल होना चाहिए, मतलब ऐसे क्यों बोलते हैं जिसका कम से कम जरूरत पूरी हो रही है उसको ही हम पॉवर्टी लाइन के नीचे मानते हैं। ऐसे होनी चाहिए ना कि एटलीस्ट एक अच्छी डिसेंट रीजनेबल लाइफ अगर कोई जी रहा है तो हम बोले कि वो गरीब नहीं है। बाकी अगर इससे कम है तो हमें इसको डालना चाहिए पॉवर्टी में, यानी हमें अपनी कंट्री के जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए। और बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि पॉवर्टी में हम लोग जो है सिर्फ ये चीजें क्यों डालते हैं भाई, इनकम कंजम्पशन, हमें बहुत कुछ और डालना चाहिए भाई, हेल्थ वाली चीज डालनी चाहिए, एजुकेशन डालनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी डालनी चाहिए, इक्वालिटी डालनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ आएंगे और ये सारी चीजें जब फाइनली फुलफिल हो जाएंगी और लोग एक अच्छी लाइफ जिएंगे तभी हम बोलेंगे कि हमें ये बोलना चाहिए कि ये जो इंसान है ये पॉवर्टी लाइन के अबव है। So still again, this is a debate and you can say a kind of discussion that's going on. So to wind up the chapter, we can just say that we are actually trying that a large number of people should be able to feed them nicely. They should be able to at least fulfill their minimum requirement of living a good life, at least as reasonable and अच्छी टाइप की एटलीस्ट ऐसी लाइफ जो हम बोलेंगे मिनिमम कम से कम के अलावा अगर थोड़ी और अच्छी उनको लाइफ मिल जाए तो आवर चैलेंज ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी विल बी सॉल्व। So obviously the government is also trying and we the people also should think from our way to how to actually reduce this poverty and bring our country to a position where we are living a nice life and everyone in our country is enjoying life. तो अपने वेरियस स्टेप्स देख लिए कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बेसिकली एजुकेशन से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, ये सारी चीजों से। एंड व्हेन ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और पॉवर्टी कम होगी तो एवरीवन विल बी एबल टू actually live a nice life and then obviously our country will also see a development. So this is it for this chapter. We have completed the chapter. If you have any doubt, feel free to ask. We'll meet in the next class with the next chapter. Just give this portion a reading and if you have any doubt, please feel free to ask. That is it for today. Now meet you all in the next class.